करण जैसे ही होटल पहुंचा तो मैनेजर उसे देखते ही बोला, आइए करण सर, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। मैनेजर साहब, मुझे जल्द से जल्द सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देखनी है, करण उनके साथ आगे बढ़ते हुए बोला। तो मैनेजर साहब एक रूम की ओर इशारा करते हुए बोले, आइए मॉनिटरिंग रूम में चलते हैं। करण उनके साथ रूम में आया। वहां एक लड़का बैठा सारे कैमरों पर नजर रखे हुए था। मैनेजर साहब उससे बोले, कल रात 9 बजे से 11 बजे के बीच की फुटेज निकालो। उनके इतना कहते ही उस लड़के ने फुटेज निकालकर करण को दिखाई। करण को एक कैमरे में मधु अपनी ओर भागती हुई नजर आई। वो तुरंत बोला, बैठ जाओ जल्दी। उसके इतना कहते ही उस लड़के ने फुटेज पीछे ली। डांस खत्म होने के बाद मधु करण से दूर भागती हुई नजर आई। तो करण तुरंत बोला, स्टॉप, अब यहाँ से फुटेज नॉर्मल स्पीड में चलाओ। उससे दूसरे कैमरे में मधु होटल से बाहर की ओर भागती हुई नजर आई। पर जैसे ही वो लॉबी के उस हिस्से में आई जहां वो ऋषभ से टकराई थी, वहां की फुटेज करण को नजर नहीं आई। करण ने खुद अपने हाथों से सारे कैमरे चेक करने शुरू किए, पर जब उसे मधु के लॉबी में आने के बाद की फुटेज साफ नजर नहीं आई। उसने गुस्से में उस लड़के से पूछा, ये फुटेज साफ क्यों नजर नहीं आ रही है? लड़के ने तुरंत जवाब दिया, सर, लॉबी में लगे इस कैमरे में कल कुछ प्रॉब्लम आ गई थी और हमने इसे ठीक करने के लिए कह दिया था, पर इसे ठीक करने वाला 3 दिन के लिए शहर से बाहर गया हुआ है। उसके आते ही ये कैमरा ठीक हो जाएगा और फिर आप साफ फुटेज देख सकेंगे। उसकी बातें सुनकर करण वहां रखी टेबल पर अपना हाथ बहुत जोर से मारते हुए बोला, शिट। उसने गुस्से में मैनेजर को घूरा, आप इस होटल के मैनेजर हैं और ये आपकी जवाबदारी बनती है कि इतने बड़े होटल में इतनी बड़ी गलती ना होने पाए, पर फिर भी आपसे इतनी बड़ी लापरवाही हुई मैनेजर साहब, और आपकी वजह से मैं उस मुजरिम तक नहीं पहुंच पाया जो लड़कियों को खिलौना समझता है। आई एम सॉरी सर, पर ये कैमरा कल बिल्कुल ठीक था, बस रात में इस कैमरे में कुछ नजर नहीं आ रहा था। हमने तुरंत चेक करने के लिए अपने आदमी को बुलाया भी था, पर वो बाहर गया हुआ है। उसके आते ही ये ठीक हो जाएगा। मैनेजर ने सफाई देते हुए फिर से वही सब दोहराया। तो करण गुस्से में भड़का, तो किसी और को बुलाइए, पर इस कैमरे को ठीक करवाइए। मुझे वो आदमी हर कीमत पर चाहिए, समझे आप? जी सर, मैं इसे आज ही ठीक करवाने की पूरी कोशिश करता हूँ। करण फिर से चीखा, कोशिश नहीं, इसे आज ही ठीक करवाइए, और वो भी जल्द से जल्द। जी, मैनेजर सिर झुकाकर बोला। करण गुस्से में वहां से चला गया। उसने होटल से बाहर आते हुए आदि को फिर से फोन किया। आदि ने जैसे ही उसकी कॉल देखी तो कॉल रिसीव करके आहिस्ता से बोला, जी सर। मधु ठीक है ना? उसके आसपास ऐसा कोई इंसान तो नहीं है जिसे देखकर तुम्हें उस पर शक हो या मधु के चेहरे पर जरा सा भी डर हो? करण ने अपनी गाड़ी में बैठते हुए पूछा। आदि ने पहले मधु की ओर देखा और फिर उसके आसपास देखते हुए बोला, नहीं सर, मैं खुद यहाँ आ गया हूँ। मधु मंदिर में ही है और यहाँ मंदिर में तो ऐसा कोई नहीं है जिसे देखकर शक किया जाए, पर मधु कुछ ज्यादा ही परेशान लग रही है। पिछले 15 मिनट से भगवान के आगे हाथ जोड़े सिर्फ रो रही है। उसकी बातें सुनकर करण परेशान हो गया। उसने सामने देखकर गाड़ी स्टार्ट की। मैं 10 मिनट में वहां आ रहा हूँ, मेरे आने तक तुम मधु के आसपास ही रहोगे, ओके? जी सर। हमारे किसी आदमी को अभी होटल रेडिशन भेजो जो सीसीटीवी कैमरे ठीक कर सके। जी सर, मैं अभी भिजवा देता हूँ। आदि के इतना कहते ही करण ने कॉल कट कर दी और अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। इधर आदि मधु की ओर देखकर मन ही मन बोला, ये करण सर और इस लड़की के बीच चल क्या रहा है? करण सर की वजह से इस लड़की की इतनी बदनामी हुई तो करण सर ने इसकी मदद की, ये तो समझ आ रहा है, पर ये समझ नहीं आ रहा कि करण सर इस लड़की की इतनी परवाह क्यों कर रहे हैं। कल बेचारी को कहीं नौकरी नहीं मिलने दी और अब कह रहे हैं कि इसे नौकरी मिल जानी चाहिए। क्यों इसे अपनी सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं? उन्हें इस लड़की की इतनी फिक्र क्यों है? करण सर तो लड़कियों से दूर रहना ही पसंद करते हैं, तो मधु के लिए क्यों अपना काम, अपनी शादी की रस्में छोड़कर यहाँ आ रहे हैं? आज तो उनकी फैमिली उनके ससुराल शगुन लेकर जाने वाली है और वो इस लड़की के पास आ रहे हैं। क्यों? तुझे पता करना होगा आदि कि आखिर करण सर और इस लड़की के बीच चल क्या रहा है। ये सिर्फ परवाह है या फिर प्यार? आदि यही सब सोच रहा था कि तभी मधु मंदिर की सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। उसके दिल और दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। वो मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर मन ही मन बोली, अगर यहाँ रहूंगी तो करण साहब से सामना होने का डर रहेगा, पर करण साहब तो आज अपनी शादी के लिए उदयपुर जा रहे हैं।
तो जब तक वो वापस नहीं आ जाते तब तक तो मैं इंदौर में रह ही सकती हूँ। पर वो हैवान भी तो यहाँ आ चुका है। अगर उसने मुझे देख लिया तो इस बार करण सर भी मुझे बचाने के लिए यहाँ नहीं होंगे, इसलिए मुझे यहाँ नहीं रुकना चाहिए। पर इंटरव्यू तो दे दे मधु, क्योंकि इस कंपनी की इंडिया के हर बड़े शहर में ब्रांचेस है। अगर जॉब मिल गई तो तू उनसे किसी और शहर में जाने की बात भी कर सकती है। फिर तेरी सारी मुश्किलें हल हो जाएगी और करण सर से दूर जाना तेरे लिए आसान हो जाएगा। हाँ मधु, इंटरव्यू तो दे ही दे, पर पहले अपना फोन ले ले ताकि तू मीरा को सब कुछ बता सके। इतना कहकर वो मंदिर की सीढ़ियों से उठी और सड़क पर चलने लगी। दूसरी ओर करण गाड़ी ड्राइव कर रहा था, तभी उसके फोन की बेल बजने लगी। अपनी मम्मा की कॉल देखकर उसने कॉल रिसीव की। मम्मा, मुझे अच्छे से याद है कि आज मेरी शादी की पहली रस्म है। प्लीज बार बार आप मुझे ये बात याद मत दिलाइए, मैं टाइम पर पहुंच जाऊंगा। आपको मेरी वजह से डैड की बातें नहीं सुननी पड़ेगी। उसकी बातें सुनकर शालिनी ने मुस्कुराते हुए पूछा, मैंने तुझसे इस बात की शिकायत कब की है करण, कि तेरी वजह से तेरे डैड मुझे बातें सुनाते हैं? करण ने कोई जवाब नहीं दिया तो शालिनी ने फिर से पूछा, मधु को ढूंढ रहा है? मुझे उसे ढूंढने की जरूरत नहीं है मम्मा, क्योंकि आजकल मैं जहां भी देखता हूँ मुझे वही तो नजर आती है। अब इससे पहले कि आप फिर से मुझे रिद्धिमा से शादी ना करने की सलाह दे, मैं फोन रखता हूँ, क्योंकि मेरा फैसला नहीं बदलेगा। करण ने इतना कहकर कॉल कट कर दी और गुस्से में अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ा ली। शालिनी अपना फोन देखकर मुस्कुराते हुए बोली, करण मैं माँ हूँ तेरी, और तुझे तुझसे ज्यादा मैं जानती हूँ। तू खुद ये शादी रोकेगा, फिर चाहे आज रोके या फिर शादी के मंडप में जाकर रोके। मुझे डर बस इस बात का है कि कहीं तू कुछ हिस्सा ना कर बैठे, जिससे दो खानदानों की इज्जत मिट्टी में मिल जाए और बरसों पुरानी दोस्ती दुश्मनी में बदल जाए। अगर ऐसा हुआ तो तेरी दादी और तेरे डैड मधु को अपनी बहू के रूप में कभी नहीं अपनाएंगे। इतना कहकर उसने ऊपर सीलिंग की ओर देखा और बोली, हे महाकाल, कुछ ऐसा कर दीजिए जिससे मेरे बेटे को उसकी खुशियां मिल जाए और हमारे खानदान की इज्जत भी नीलाम होने से बच जाए। इधर मधु मोबाइल रिपेयरिंग शॉप पर पहुंची तो आदि भी फोन देखने के बहाने उसके पीछे ही दुकान में आ गया। मधु ने दुकानदार से पूछा, भैया अगर मेरा फोन ठीक हो गया हो तो प्लीज दे दीजिए। आई एम सॉरी मैडम, पर आपका फोन ठीक नहीं हो सका। मैंने कोशिश की थी पर आपका फोन पूरी तरह खराब हो चुका है। आपको दूसरा फोन ले लेना चाहिए, आपका फोन ठीक नहीं हो पाएगा। इतना कहकर उसने अपनी टेबल की ड्रॉर से मधु को उसका फोन निकालकर दे दिया। मधु ने उदास होकर अपना फोन लिया और चुपचाप वहां से चली गई। आदि ने ये सब सुना और वो भी मधु के पीछे जाने लगा। तभी करण ने दुकान के बाहर अपनी गाड़ी रोक दी। उसे देखने ही आदि दौड़कर उसके पास आया। करण ने मधु को जाते देखा तो पूछा, मधु यहाँ अपना फोन लेने आई थी? ये सुनकर आदि उसे हैरानी से देखने लगा। करण ने जैसे ही उसे खुद को घूरते देखा तो जोर से चीखा, मुझे घूरने की सैलरी नहीं देता हूँ तुम्हें। आदि घबराकर बोला, आई एम सॉरी सर, वो यहाँ फोन लेने ही आई थी, पर रिपेयर करने वाले ने कहा कि उनका फोन पूरी तरह से खराब हो चुका है और अब ठीक नहीं हो सकता, तो वो चली गई। करण ने गुस्से में अपना हाथ बहुत जोर से डैशबोर्ड पर दे मारा। उसका फोन भी मेरी वजह से ही खराब हुआ है। करण के इतना कहते ही आदि उसे हैरानी से देखने लगा तो वो गुस्से में चीखा, गाड़ी में बैठो। आदि बिना कुछ कहे चुपचाप करण की गाड़ी में बैठ गया। करण ने अपनी गाड़ी मधु के पीछे ले ली। मधु कुछ दूर चलने के बाद एक ज्वेलरी शॉप पर पहुंची तो करण ने भी अपनी गाड़ी रोकी और मन ही मन बोला, अब ये यहाँ क्यों आई है? मधु ने ज्वेलरी शॉप के अंदर आकर अपने पर्स से अपने झुमके निकाले और वहां बैठे एक लड़के से बोली, मैं इन्हें बेचना चाहती हूँ, इसके कितने रुपए मिलेंगे? उस लड़के ने झुमके लिए और उन्हें चेक करने लगा। मधु तुरंत बोली, सोने के ही है। लड़के ने चेक करने के बाद उनका वजन किया और बोला, इसके 10,000 मिल जाएंगे। मधु के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो तुरंत बोली, कोई बात नहीं भैया, दे दीजिए, इसका बिल दीजिए। तभी वो लड़का अपना हाथ बढ़ाकर बोला। बिल का नाम सुनते ही मधु की मुस्कुराहट गुम हो गई और वो परेशान होकर बोली, भैया इसका बिल नहीं है मेरे पास, पर ये मेरे ही है और ये मैंने इसी दुकान से खरीदे थे। वो लड़का मुस्कुरा दिया, आई एम सॉरी मैडम, पर बिना बिल के मैं ये नहीं ले सकता। कई बार कस्टमर हमें चोरी का सामान बेच देते हैं, इसलिए हमारे सर ने कहा है कि बिना बिल के कोई चीज ना खरीदी जाए और ना बेची जाए, इसलिए आई एम सॉरी। कोई बात नहीं भैया,
थैंक यू। मधु ने अपने झुमके फिर से पर्स में रख लिए और वहां से चली गई। उसके जाते ही करण गाड़ी से बाहर आते हुए आदि से बोला, आदि तुम मधु के पीछे जाओ और जैसे ही ये इंटरव्यू के लिए पहुंचे तो मुझे तुरंत फोन कर देना। जी सर। इतना कहकर आदि जल्दी से गाड़ी से बाहर आया और मधु के पीछे चल दिया। करण ज्वेलरी शॉप में पहुंचा और उसने अपने ग्लासेस उतारते हुए वहां खड़े लड़के से पूछा, जो लड़की अभी अभी यहाँ से गई है वो क्यों आई थी यहाँ? उस लड़के ने तुरंत जवाब दिया, वो अपने झुमके बेचने आई थी, पर उनके पास बिल नहीं था इसलिए हमने उनके झुमके नहीं लिए। करण ये सुनकर कुछ पल के लिए सोच में पड़ गया और फिर बिना कुछ कहे शॉप से बाहर आ गया। वो अपनी गाड़ी की ओर बढ़ते हुए मन ही मन बोला, मुझे यहाँ से जाने से पहले मधु की सारी परेशानियां दूर करनी होगी ताकि कम से कम उसके पास रहने के लिए घर और अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए पैसों हो। एक बार मेरा ये काम हो जाए उसके बाद मुझे उस आदमी को ढूंढना होगा। सीसीटीवी कैमरों के ठीक होने का इंतजार नहीं कर सकता मैं। मुझे उस आदमी तक पहुंचने के लिए कोई और रास्ता तलाशना होगा। इतना कहकर उसने अपने ग्लासेस लगाए और अपनी गाड़ी स्टार्ट करके वहां से चला गया। इधर गायत्री निवास में सब लोग करण के आने का इंतजार कर रहे थे। ममता ने शालिनी से पूछा, शालिनी जी करण अब तक नहीं आया, हमें ये रस्म पूरी करने के बाद उदयपुर के लिए निकलना है। बस आ ही रहा है ममता जी, रास्ते में है। शालिनी मुस्कुराते हुए उसकी बांह छूकर बोली। उसने रिद्धिमा का हाथ पकड़कर उसे सोफे पर बैठाया और बोली, जब तक करण आ रहा है हम चुनरी उड़ाने की रस्म कर लेते हैं। हाँ बेटा करण बस आ ही रहे हैं, हम रस्म शुरू करते हैं। तभी पास बैठी शोभा बोली। सबने मुस्कुराते हुए सिर हिला दिया और रस्म शुरू हो गई। शालिनी ने रिद्धिमा को हल्दी कुमकुम लगाया और फिर उसे चुनरी उड़ाई। रिद्धिमा इन सबसे बहुत खुश हुई। शालिनी उसके आंचल में ढेर सारे गिफ्ट्स रखने लगी, पर रोहित एक कोने में परेशान खड़ा बार बार मधु को फोन कर रहा था, पर उसका नंबर बंद आ रहा था। वो मन ही मन बोला, पता नहीं मधु का फोन बंद क्यों आ रहा है। मोम के कहने पर मुझे रिद्धिमा की खातिर उसकी शादी तक मधु से दूर रहना है, पर कम से कम उससे माफी तो मांग ही सकता हूँ। पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोच रही होगी। इतना कुछ हो गया पर मैंने एक बार भी उससे मिलकर उसका हाल तक जानने की कोशिश नहीं की। प्लीज मधु एक बार मेरा फोन उठा लो ताकि तुमसे माफी मांगकर मुझे कुछ तो सुकून मिले, प्लीज मधु। उसने फिर से मधु का नंबर ट्राई किया पर फोन नहीं लगा। तभी उसकी नजर करण पर पड़ी। करण को देखते ही रोहित उसके पास आकर बोला, कितना टाइम लगाता है तू करण, कम से कम शादी की रस्मों में तो टाइम पर पहुंच। करण कुछ कहता उसके पहले ही गायत्री ने उसकी बांह पकड़कर उसे रिद्धिमा के पास बैठा दिया और बोली, कोई बात नहीं, कोई लेट नहीं हुआ है, करण एकदम टाइम पर आ गए हैं। ममता रस्म शुरू करो बेटा। ममता मुस्कुराते हुए करण का टीका करने लगी तो रिद्धिमा उसे देखकर मुस्कुरा दी। करण भी उसे देखकर हल्के से मुस्कुरा दिया। तभी रिद्धिमा ने अपने दोनों हाथों से उसकी बांह पकड़ ली, पर करण को ये बात अच्छी नहीं लगी। उसे एक बार फिर मधु की याद आ गई, इसलिए उसने आहिस्ता से रिद्धिमा का हाथ हटाया और ममता का दिया शगुन ले लिया। इधर मधु इंटरव्यू के लिए एक बड़े से ऑफिस की लॉबी में वेट कर रही थी। तभी एक लड़की वहां आई। उसने कुछ पेपर्स देखते हुए पूछा, आप में से मधु शर्मा कौन है? जी मैं हूँ, मधु तुरंत खड़ी होकर बोली। वो लड़की उसकी ओर देखकर बोली, आप वो सामने वाले कैबिन में चली जाए। मधु ने अपनी फाइल उठाए और कैबिन के दरवाजे पर नॉक करके बोली, मे आई कम इन? यस प्लीज, अंदर बैठी लड़की बोली। मधु अंदर आई। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। बैठिए मधु। मधु ने चेयर पीछे ली और बैठ गई। सामने बैठा लड़का मधु की ओर देखकर बोला, मधु मेरा नाम विवेक अग्रवाल है और मैं इस ऑफिस का HR हेड हूँ और ये मेरी बॉस मिस श्रुति मल्होत्रा। हेलो मैम। हेलो सर। मधु उनकी ओर देखकर मुस्कुराते हुए बोली। तो विवेक ने उससे पूछा, मधु आपके डॉक्यूमेंट के हिसाब से आपने BBA किया है, पर मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपकी मार्कशीट के हिसाब से तो आप टॉप क्लास स्टूडेंट हो, तो फिर आपने अपनी स्टडी आगे कंटिन्यू क्यों नहीं की? मेरा मतलब आपको आगे MBA करना चाहिए था ना। ये सुनकर मधु मन ही मन बोली, अगर मैंने इन्हें बता दिया कि मैं MBA रनिंग में हूँ तो ये मुझे नौकरी कभी नहीं देंगे, क्योंकि कोई भी बड़ी कंपनी कॉलेज रनिंग में स्टूडेंट को जॉब नहीं देती। हे महादेव मुझे माफ कीजिएगा क्योंकि आज मैं झूठ बोलने जा रही हूँ। आपने जवाब नहीं दिया मधु। तभी श्रुति ने पूछा तो मधु ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जी मैं MBA करना चाहती थी पर फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से नहीं कर पाई। ओह,
विवेक के मुंह से निकला तो श्रुति ने पूछा, वैसे मधु, आपने बीबीए 95% से कंप्लीट किया है, तो आपको एमबीए करने के लिए आपके कॉलेज से ही स्कॉलरशिप मिली होगी ना, तो पैसों की प्रॉब्लम कैसे हो सकती है आपको? ओह गॉड, अब क्या करूं? मुझे तो सच में स्कॉलरशिप मिली थी और उसी स्कॉलरशिप से मैं एमबीए कर रही हूँ। ये बात मैं इन्हें कैसे बताऊं? चल मधु, सच ही बता दे इन्हें। मधु विवेक की ओर देखकर मन ही मन बोली। उसने श्रुति की ओर देखा जो उसे ही देख रही थी। वो उसका चेहरा देखकर मुस्कुराते हुए बोली, मुझे ब्रिटेन में एमबीए करने के लिए स्कॉलरशिप मिली थी, पर उसी बीच मेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया था और मैं ब्रिटेन नहीं जा सकी। अब आपके फादर कैसे हैं? तभी श्रुति ने पूछा तो मधु ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अब वो बिल्कुल ठीक है। श्रुति मुस्कुरा दी। मधु, आप जानती है ना कि हम यहाँ क्या काम करते हैं? मधु ने हाँ में अपना सिर हिला दिया तो श्रुति फिर से बोली, आपके पास इस काम का कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो आप किसी इवेंट को कैसे ऑर्गेनाइज कर पाएंगी? मेरा मतलब है कि एक इवेंट कंपनी में बहुत से काम होते हैं। केटरिंग वाले से बात करनी होती है, डेकोरेशन संभालना होता है, कई बार तो क्लाइंट हमें लास्ट मूवमेंट पर भी कुछ चेंजेस करने के लिए कह देते हैं, तो हमें वो भी करना पड़ता है। तुम इतनी भाग दौड़ कर पाओगी? मधु मुस्कुराते हुए बोली, मुझे इस काम का एक्सपीरियंस भले ना हो मैम, पर मैं इतना जरूर जानती हूँ कि मेहनत हर इंसान करता है, फिर चाहे वो अपने हाथों से मेहनत करे या फिर अपने दिमाग से। मैं भी मेहनत करने से नहीं घबराती। एक बड़े इवेंट को ऑर्गेनाइज करना शायद मुझसे ना हो पाए, पर अगर आप एक बार मुझे कोई काम समझा देगी तो मैं उसे पूरी मेहनत और ईमानदारी से करूंगी। उसका जवाब सुनकर विवेक ने उसकी ओर कुछ कोरे कागज बढ़ाए और बोला, मधु, इस वक्त शादियों का सीजन है और इस समय हम सिर्फ शादियां प्लान कर रहे हैं। हमारी कंपनी अकेले इंदौर में ही 6 बड़ी वेडिंग प्लान कर रही है, इसलिए मैम को ऐसी पर्सनल असिस्टेंट चाहिए जो उनके दिए काम को तो करे ही, साथ ही उन्हें उनके काम को और बेहतर बनाने के लिए सजेशंस भी दे सके। इसलिए मैं तुम्हें खुद को प्रूव करने के लिए 30 मिनट देता हूँ। ये पेपर लो और इस पर शादी का एक खूबसूरत मंडप डिजाइन करो। मधु ने तुरंत पेपर्स ले लिया। और एक बात याद रखना, दूल्हे को ब्राइट कलर पसंद नहीं है और दुल्हन बहुत कलरफुल है। इस बात को ध्यान में रखकर मंडप का डिजाइन बनाना, और हाँ, तुम्हारे डिजाइन में कुछ नया होना चाहिए। इस डे क्लियर? तभी श्रुति उसकी ओर देखकर बोली। मधु के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। श्रुति ने उसे अपने लेफ्ट साइड दरवाजे की ओर इशारा किया और बोली, तुम उस रूम में जाओ और वहां बैठकर आराम से अपने डिजाइन कंप्लीट करो। वहां तुम्हें अपने डिजाइन बनाने के लिए जरूरत की सारी चीजें मिलेगी। ये सुनकर मधु ने सिर हिलाया और तुरंत उठकर दूसरे रूम में चली गई। जैसे ही वो रूम में पहुंची तो उसने देखा कि रूम में एक बड़ा सा टेबल रखा हुआ था और उसके आसपास बहुत से लड़के लड़कियां बैठे अपना डिजाइन बना रहे थे। मधु उन्हें देखकर मन ही मन बोली, बाप रे, इतने लोग, पता नहीं तू मंडप का डिजाइन ठीक से बना पाएगी भी या नहीं। इतना कहकर वो एक खाली कुर्सी पर बैठ गई। उसने अपना बैग नीचे रखा और अपनी फाइल और पर्स टेबल पर रखकर आसपास देखने लगी। सब कुछ ना कुछ डिजाइन कर रहे थे। मधु ने भी टेबल पर रखी कलरफुल पेंसिल उठाई और शुरू हो गई। उसने 2-3 बार डिजाइन बनाए, पर फिर पेपर को मोड़कर फेंक दिया और दूसरा पेपर उठाकर डिजाइन बनाने लगी। आधा घंटा पूरा होते ही एक लड़की अंदर आई और मधु से बोली, मैडम, आपका आधा घंटा हो चुका है, आपको सर बुला रहे हैं। मधु ने जल्दी से अपना सामान उठाया और रूम से बाहर आई। उसे देखते ही विवेक ने उसे बैठने का इशारा किया। आई होप कि अब तक आपने एक बहुत अच्छा मंडप का डिजाइन रेडी कर लिया होगा, दिखाए। मधु ने झिझकते हुए अपना पेपर उसकी ओर बढ़ा दिया। विवेक ने पेपर लिया और उसे देखने लगा, पर मधु के बनाए डिजाइन देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उसका चेहरा देखकर श्रुति ने उसके हाथ से पेपर लिया और डिजाइन देखने लगी। मधु ने एक नहीं बल्कि 2 मंडप के डिजाइन बनाए थे। एक पिरामिड शेप में जिसे उसने पिंक कलर के पर्दों से सजाया था और उस पर व्हाइट और पिंक कलर के रोजेस बनाए थे, और दूसरा मंडप सर्कल के शेप में था जिसे उसने येलो और व्हाइट कलर से बनाया था। वहां उसने डेकोरेशन के लिए पिंक कलर के ऑर्किड और रोजेस के डिजाइन बनाए थे। मधु के बनाए डिजाइन इतने खूबसूरत थे कि विवेक और श्रुति दोनों मधु की ओर देखने लगे। मधु ने उन्हें खुद को ऐसे देखते देखा तो घबरा कर बोली, मैम, इस तरह के मंडप पर अगर येलो और पिंक कलर की ही लाइटिंग की जाए या फिर कलरफुल लाइटिंग की जाए तो ये बहुत खूबसूरत और अट्रैक्टिव लगेगा, और इन मंडपों में हम चारों ओर
छोटी छोटी मिट्टी की बनी कलरफुल मटकियां लगा सकते हैं, जिससे ये बहुत सुंदर दिखेंगे। विवेक ने तुरंत उससे पूछा, मधु, बड़ी शादियों में हमें 24 घंटे काम करना पड़ता है और आउटडोर के लिए भी जाना पड़ता है। मेरा मतलब डेस्टिनेशन वेडिंग से था। तुम मैनेज कर पाओगी? आई मीन शहर से बाहर जाने में तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ये सुनते ही मधु की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। वो फट से बोली, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके इतना कहते ही श्रुति मुस्कुरा दी। मधु, बहुत खूबसूरत डिजाइन है। मुझे तुम्हारे डिजाइन देखकर बहुत खुशी हो रही है और उससे भी ज्यादा खुशी मुझे तब होगी जब तुम हमारी कंपनी ज्वाइन करोगी। ये सुनकर मधु के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। विवेक ने अपनी टेबल पर रखे फोन का रिसीवर उठाया और एक बटन प्रेस किया। अंदर आओ, इतना कहकर उसने रिसीवर नीचे रखते हुए पूछा, अगर मैं तुमसे कहूं मधु कि तुम्हें आज ही एक डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए श्रुति और हमारी टीम के साथ बाहर जाना होगा, तो क्या तुम रेडी हो? जी सर, मैं रेडी हूँ, मधु तुरंत बोली। तभी एक लड़की अंदर आई। उसे देखते ही विवेक बोला, स्वीटी, मधु शर्मा की डिटेल्स ले लो और 10 मिनट में इनका अपॉइंटमेंट लेटर रेडी करो। स्वीटी ने सिर हिलाया और मधु की ओर देखकर बोली, आइए मैम। मधु ने विवेक और श्रुति की ओर देखा और उठकर बोली, थैंक यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। दोनों मुस्कुरा दिए तो मधु स्वीटी के साथ चली गई। उसके जाते ही श्रुति विवेक से बोली, ये डिजाइन तो क्लाइंट को देखते ही पसंद आ जाएंगे विवेक। हाँ श्रुति, आदित्य ने बेवजह ही इस लड़की की सिफारिश की। ये लड़की बहुत इंटेलिजेंट है, इसे तो कोई भी कंपनी खुशी खुशी जॉब दे देती। विवेक दरवाजे से लगे मिरर से मधु की ओर देखकर बोला। तो श्रुति ने भी मधु की ओर देखकर पूछा, ये वही लड़की है ना विवेक, जो पिछले 2 दिनों से करण खुराना के साथ टीवी पर छाई हुई है? हाँ है तो वही, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि करण सर ने तो सबके सामने कहा था कि इस लड़की से उनका कोई रिश्ता नहीं है, तो फिर वो इस लड़की के लिए इतना कुछ क्यों कर रहे हैं? ये सुनकर श्रुति भी सोच में पड़ गई। लेखिका कविता वर्मा। अगर आपको मेरी लिखी कहानियां पसंद आ रही है और आप इस कहानी को आगे भी पढ़ना और सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और आज ही सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।